हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के लिए मैं जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट है, अगर आपका तो चाहे आपका जो यूपी में एग्जाम होने वाला है, जैसे कि जून में डेट आई है आपके एग्जाम की, और जो टीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए मई में डेट है, तो आपके एग्जाम्स होंगे। या फिर जो डेट ऑफ लर्सिटी में अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब उसके भी एग्जाम्स के शेड्यूल आने लगे हैं, तो बहुत जल्दी आपके लिए भी जो पीजीटी कॉमर्स से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, आप लोग का भी शेड्यूल आ सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि दोबारा से अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। या इसके अलावा जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, या फिर केवीएस के लिए या एनवीएस के लिए, एमआरएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, जिसमें कि आपका पूरा ही कंप्लीट सिलेबस मैं कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्या क्या चीजें कितने डीप तक पूछी जाती हैं, किस तरह के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनते हैं, जिससे कि आपकी सारी तैयारी हो सके। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड करी, वहां पर आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। लेकिन ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स हुए हैं, पीवाईक्यू जो हैं, तो वो उसका भी अलग से वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं। आपको इसके लिए इन वीडियो में देखिएगा, या फिर ऊपर आपको ये टैग बटन, आई बटन में मिल जाएगी वीडियोस। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, वहां पर भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के आए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की तैयारी भी करिए। या मॉक टेस्ट आप लोगों को चाहिए होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, तो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। इसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होती है डबल एंट्री सिस्टम? आप लोगों को बेसिक तो पता ही है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम जो है, अब जो हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उसमें जो जिस बेसिस पे अकाउंट्स रखे जाते हैं, लेखे रखे जाते हैं, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम ही होता है, दोहरा लेखा प्रणाली होती है। तो वर्तमान में ये प्रणाली वैज्ञानिक है, दस सर्वोत्तम प्रणाली है, यानी कि एट प्रेजेंट दिस सिस्टम इज साइंटिफिक एंड बेस्ट सिस्टम। विश्व के अधिकतर व्यवसाय संस्थाएं आज के टाइम में जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आपको बताया ही था कि जितने भी आप लेखे रखे जा रहे हैं, उनमें एक तरह की क्या रहती है, समानता रहती है। एक ही पैटर्न पे होते हैं, एक ही स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक ही प्रिंसिपल्स पे रखे जाते हैं, जिससे कि आपस में कंपैरिजन करना भी आसान रहे और एक जैसे हों। तो सभी के द्वारा आज के टाइम में इसी सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड में, वो इसी अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही अपने अकाउंट्स बुक को रखती हैं। अब आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से इसका स्टार्ट हुआ था। तो इसके स्टार्ट की हम बात करें, तो इस प्रणाली का विकास इटली के वेनिस शहर निवासी विद्वान लूकस एफ ग्रेसियोली जो थे, उनके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि किसने किया था डबल एंट्री सिस्टम, जो किससे रिलेटेड है, किसने उसका विकास किया था, फादर कौन है? सीधा आपका आंसर हो जाएगा लूकस एफ ग्रेसियोली है। कहाँ के रहने वाले थे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो कहाँ के थे? इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके डायरेक्टली बनते हैं, देखने में तो बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो गलत हो जाएगा। तो ये तो आपको पता रहता है कि किसने किया था, लूकस कैसियोली ने किया था, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इटली के थे। कब किया था ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इस प्रणाली का प्रयोग उन्होंने 1340 में किया था। बाद में लूकस कैसियोली की इस प्रणाली पुस्तक जो आई थी 1494, दी कंप्यूटर स्क्रिप्चर्स जो बुक आई थी, उसमें लिखा गया था। तो जनरली जो आपका आंसर बनता है कि कब हुआ था, तो 1494 में हुआ था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो आपका ये आंसर रहेगा 1494 में हुआ था। तो इसको यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो यहाँ बस आपको जो वीडियोस मिलेंगी, पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा कहानियां डीपली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उतना पढ़िए जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम मीनिंग की बात करें, तो दोहरा लेखा प्रणाली का अभिप्राय लेखांकन की उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत लेखांकन पुस्तकों में लेखा करते समय प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों में से एक पक्ष को निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप एक निश्चित नाम से डेबिट और दूसरे पक्षों को समान रूप से जमा यानी कि क्रेडिट किया जाता है। मीन्स कहने का ये है, यहाँ पर एक यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये भी बनता है, कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ पर पूछा जाता है
तो वहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है कि दो पक्ष होते हैं, दो अलग-अलग खातों को आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर सीधा आंसर ये हो जाता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका मीनिंग क्या हो जाता है, बाय रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग बुक वन साइड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, यानी कि वन साइड जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हैं उसका वन साइड क्या होता है, डेबिट होता है, और अदर साइड क्या हो जाता है, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को हम क्रेडिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। तो अगर हम DSSB की बात करें तो DSSB में और आपका जो यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम होते हैं वहाँ पर तो डायरेक्टली डिफिनेशन दे रखी होती है और आपसे ये पूछता है कि डिफिनेशन किसकी है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक हो, स्टडी बुक हो, तो वो जरूर से देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको और डिफिनेशन भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो पिकल्स की है, विलियम पिकल्स है, उनकी डिफिनेशन है ये कि दोहरा लिखा प्रणाली में मौद्रिक या मुद्रा में व्यक्त प्रत्येक व्यवहार का दोहरे पहलू से लिखा जाता है। एक पहलू में लाभ की प्राप्ति तथा दूसरे में लाभ को त्यागना होता है, जिसमें से प्रथम खाते में नाम को त्यागने वाले में जमा किया जाता है। तो ये डिफिनेशन आपको एज इट इज भी याद करनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, तो आपको मीडियम जो भी हो, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डिफिनेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये बॉटली बाय की है डिफिनेशन कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है और यह दो खातों को विपरीत दिशा में प्रभावित करता है। अतः यदि किसी व्यवहार का पूर्ण लेखा रखा जाए तो यह आवश्यक होगा कि एक खाते का नाम तथा दूसरे खाते को जमा, यानी एक को डेबिट करेंगे और एक को हम क्रेडिट करेंगे। प्रत्येक लेन देन के इस दोहरे प्रभाव के लेखे ने ही दोहरे लेखे शब्द को जन्म दिया है। यानी कि जो दोहरा या डबल बोला जाता है, इससे बोला जाता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट हो जाएगा। ये डिफिनेशन दी है बॉटली बाय में। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हैं जो यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड कराई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी डिफिनेशन की हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है या अगर आपके पास ग्रेजुएशन की बीकॉम की बुक्स हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप और भी डिफिनेशन को देख सकते हैं। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देन दो पक्षों को नाम तथा जमा प्रभावित करता है, तो समान राशि ही लिखी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि डेबिट हो या फिर क्रेडिट किया जाएगा, जो अमाउंट लिखा जाता है वो सेम होता है अंडर द डबल अकाउंटिंग सिस्टम। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू पार्टीज, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड ओनली द सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड। सेम अमाउंट ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर अमाउंट चेंज हो जाता है तो वहाँ पर क्या रहता है कि आप आगे जो भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगी, या आगे जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपका मैच नहीं करता है। अगर यहाँ पर त्रुटि की जाती है, एरर आ जाता है, उसको ही अशुद्धि भी बोला जाता है, एरर भी बोला जाता है। आगे आप लोग को एरर से रिलेटेड भी वीडियो आएगी जहाँ पर इसके बारे में भी बताऊंगी मैं कि अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं आपके, कुछ कंपनसेटरी होते हैं, कुछ आपके क्लरिकल होते हैं, एरर बाय कमीशन होता है, एरर बाय ओमिशन होता है, कई तरह के एरर होते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह की त्रुटि होगी। अब इसे हम अगर कहें, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आपका ये दे रखा है कि राम को माल बेचा है 100 रुपए का, गुड सोल्ड टू राम 100 रुपीज की। अब इसकी अगर हम एंट्री करते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि कैसे कहा जा रहा है आपको कि दो पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर इसका लिखा दो पक्षों में, एक नाम होगा, एक जमा, यानी कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कैसे होगा, राम से अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 से, टू परचेज अकाउंट 100 से। तो यहाँ पर दो पक्ष हो गए आपके, एक राम का अकाउंट हो गया और एक आप यहाँ पर परचेज किया गया है जो भी चीज को, तो एक गुड्स का अकाउंट हो गया यहाँ पर। इस तरह से क्या है, एक पक्ष को राम को हमने डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन दो पक्ष हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, किस तरह इसमें लिखे जाते हैं। यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि डायरेक्टली ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर डायरेक्टली इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो यहाँ पर विशेषता हो जाएगी कि व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत लेन देनों का लेखा करना, अकाउंटिंग फॉर पर्सनल एंड इम्पर्सनल ट्रांजेक्शन। पर्सनल इम्पर्सनल दोनों ही ट्रांजेक्शन का यहाँ पर अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि निर्धारित नियमों सिद्धांतों के आधार पर होता है, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि यहाँ पर आपके कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या होते हैं ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो आपके अकाउंट 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, अभी आगे हम देखेंगे, वहां पर भी कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है।
तीसरा पॉइंट है प्रत्येक पक्ष में समान राशि दर्ज करना। अभी भी मैंने बताया कि दोनों साइड इक्वली लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट होता है, चेंज नहीं होता है। फिर आ जाता है कि यह पद्धति वैज्ञानिक तथा न्यायोचित है, दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड फेयर। फिर आ जाएगा कि प्रत्येक लेनदेन दो पक्षों को प्रभावित करता है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू पार्टीज, यानी कि दो पक्ष प्रभावित होते हैं, जैसे कि विराम का अकाउंट और परचेज यानी गुड्स का अकाउंट, दो जो थे आपके दो पार्टीज जो थी वो इफेक्ट हो रहा था। तो यानी कि जब हम अब आगे जाकर लेजर बनाएंगे तो राम के लेजर में भी एंट्री होगी और जो आपका परचेज था परचेज अकाउंट जो बनाएंगे वहां पर भी एंट्री होगी। तो दो जहां पर दो पार्टीज इफेक्ट करती हैं। और आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिल्कुल बेसिक्स मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि अगर आपने बिल्कुल बीच में छोड़ भी दिए कॉमर्स तो भी आप लोग को बहुत ईजी लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होते हैं इसके एडवांटेज, अब ये देख लेते हैं। इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कभी कभी ये पूछता है क्या वहाँ पर कि किस चीज को इसके बेनिफिट होते हैं, तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स आपके दे रखे होंगे। पहला है व्यावसायिक परिणामों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस रिजल्ट, व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा है, बस मैंने आप लोग को एक नजर देख लीजिए इसको, इसलिए इंक्लूड किया है। तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी हो जाता है, यूजफुल इन कंपेरेटिव स्टडी, व्यापारिक विवादों में उपयोगी रहेगा, यूजफुल इन बिजनेस डिस्प्यूट्स, वित्तीय अनुदान का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स या फिर दिवालिया की स्थिति में उपयोगी, यूजफुल इन केस ऑफ बैंकरप्ट। तो यहाँ पर ये सारी क्या हो जाती हैं, इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं या इन पॉइंट्स में आपको लाभ मिलता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। या कुछ लाभ हैं तो कुछ इसके दोष भी होंगे, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, कि छोटी व्यवसाय संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त है, अनसुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस कंसर्न। अगर छोटी यहाँ पर आपका बिजनेस है या फिर 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पर इस तरह के जो अगर हम लेखे रख रहे हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लंबे चौड़े लेखे भी रखने पड़ते हैं, काफी उसमें स्टाफ भी लगाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, मितव्ययी नहीं होती, इकोनॉमिकल नहीं होती, थोड़ी सी खर्चीली हो जाती है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किस तरह से की जाए। कोई भी ऐसे ही व्यक्ति आकर के अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता अगर उसको अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पता, ये नहीं पता जनरल कैसे बनाया जाता है, लेजर कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक रूल्स नहीं पता है अकाउंटिंग के तो वहाँ पर वो उसको नहीं रख पाएगा। फिर छोटी गलती सभी व्यवसायिक परिणामों को सटीक से प्रदर्शित करती है, स्मॉल मिस्टेक कैन डिसऑर्डर ऑल बिजनेस रिजल्ट। तो अगर आपने स्टार्टिंग में जर्नल में गलती कर दी है तो आगे जाकर के आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। वो तो आप सभी लोग को पता है, ग्रेजुएशन में जो आप लोग थे बनाते थे जर्नल में, अगर कहीं पर गलती हो जाती थी तो ना आगे आपके बैलेंस मैच नहीं करेगा, फाइनल अकाउंट्स नहीं सही से बन पाएंगे, बैलेंस शीट नहीं मैच करेगी, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। खर्चीली है, कॉस्टली मेथड है, तो भी मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ बहुत माइनर से इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं तो इसलिए मैंने इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि लेखांकन की संरचना, स्ट्रक्चर क्या होता है, लेखांकन का की संरचना कैसे होती है, तो किस तरह से मतलब ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि दोहरा लेखा प्रणाली की संरचना किस तरह की रहती है या कैसी होती है, तो सबसे पहले इसमें आपका फर्स्ट स्टेप जो आएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या रखा जाता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रारंभिक लेखा करना। सबसे पहले हम को जो भी इसमें आप बुक पढ़ रहे हैं या जो भी इसमें आप अभी एग्जाम्पल देखेंगे वो सारी प्रारंभिक पुस्तकें कहलाती हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का लेखा सबसे पहले प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप मेकिंग ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द इनिशियल बुक। अब वो बुक्स कौन सी होती है, सीधे क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी होती है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन सी होती है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, मेन जर्नल हो जाता है, परचेज बुक होती है, सेल बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल और कैश बुक हो जाती है। तो ये सारी क्या हो जाती हैं, प्रारंभिक लेखे की ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की रहती हैं। कैश बुक भी रहती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनेगा। तो वहाँ पर ये जो मेन जर्नल होगा या उसकी सब्सिडरी, ये जो जितनी बुक्स आप ये देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या होती है, सब्सिडरी सहायक बहियां कहलाती हैं। ये सभी मेन जर्नल का ही पार्ट होती हैं। और साथ में कैश बुक, कैश बुक के बारे में थोड़ा सा ये रहता है कि कैश बुक को जर्नल भी माना जाता है, जर्नल का भी हिस्सा, और कैश बुक को लेजर का भी हिस्सा माना जाता है। तो दोनों ही तरह से इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ओरिजिनल बुक क्या होती है और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला चरण क्या होता है। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप जो है यानी कि द्वितीय चरण, इसमें क्या रहता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब आपने जर्नल में एंट्रीज कर ली, आपने सारी एंट्रीज एक साथ करी हैं, आपने क्रिएटर्स को ब्लू दिखाया, एडिटर्स को ब्लू दिखाया, और सबसे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जर्नल में जो एंट्री करते हैं आप लोग क्रोनोलॉजिकल वे में करते हैं, एक डेट वाइज की जाती है। फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिनों से प्रभावित सभी खातों को खाता बही में खोला जाता है। खाता बही में लेखों की प्रविष्टि करना ही खतौनी या पोस्टिंग कहलाती है। यानी कि क्लासिफिकेशन में क्या है, अंडर दिस प्रोसेस ऑल द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन आर ओपन इन द लेजर, एंटरिंग द आर्टिकल्स इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल में जो आप एंट्रीज कर रहे हैं उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है, रोजनामाचाकरण बोला जाता है हिंदी में। और यहाँ पर जब आप लेजर तैयार कर रहे होते हैं, उन्हीं जर्नल से जो आपने एंट्रीज करी हैं उसको आप लेकर जा रहे हैं अलग अलग, जो आपने लेजर में खाते बनाए होते हैं उसमें, वो चीज क्या कहलाती है, वो पोस्टिंग कहलाती है, उसे हम खतौनी कहते हैं। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद अब आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, अब थर्ड स्टेप में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको बनाया जाता है थर्ड स्टेप में। इसमें क्या रहेगा, खातों की अंगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए खाता बही की सहायता से तलपट बनाया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कब बनाया जाता है, थर्ड स्टेप में बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है किसकी सहायता से बनता है, लेजर की, जो खाता बही है उसकी सहायता से हम बनाते हैं, लेजर की सहायता से। कैसे बनता है, खातों के डेबिट शेष को तलपट के डेबिट पक्ष में तथा क्रेडिट शेष को तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। तलपट का शेष डेबिट एवं क्रेडिट बराबर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी कि लेजर जो बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जो अकाउंट हमने बनाए हैं, जो हमने लेजर रखा है, उसमें जो डेबिट शेष होगा वो डेबिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट शेष जो होगा वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे हम। उसके बाद हमारे दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वहां पर क्या माना जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, अंकगणितीय शुद्धता में कहीं ना कहीं कमी हुई। हालांकि ये चीज बोली जाती है कि अगर आपका मिल भी गया, दोनों साइड इक्वल है भी, तब भी आप 100% नहीं जा सकते एक्यूरेसी के साथ कि आपने जो अकाउंट रखे हैं पूरी तरह सही है। उसका रीजन क्या होता है कि कुछ ऐसी एरर्स भी होते हैं, त्रुटियां होती हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस सुनने पर भी नहीं पकड़ी जा सकती है। इसलिए वो क्या होती हैं उसको आगे की वीडियोस में हम समझेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस होता है। फिर इसके बाद आ जाता है इसका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या रहता है, जिसे कि आप अंतिम खाते बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट्स हो जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या रहेगा कि तैयार किए गए तलपट की सहायता से प्रत्येक संस्था में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। ये अंतिम खाते संस्था के प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में फाइनल, जब हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं उसके बाद जो भी उसमें अगर मैच नहीं कर रहा तो वहाँ पर एडिशनल एंट्रीज भी की जाती है, संशोधन के लेखे किए जाते हैं। उसके बाद आप फाइनल अकाउंट पर आते हैं। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में क्या रहेगा कि जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसी के बेसिस पर हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वहां पर जो अलग अलग तरह की संस्थाएं होती है उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके लेखे रखे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए। डायरेक्टली यहाँ से अलग अलग तरह भी पूछा जा सकता है आपका। जैसे पूछा जाता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर रेवेन्यू अकाउंट बनता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और जनरल बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो ये सब फाइनल अकाउंट्स में ही आते हैं आपकी, और अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। फिर लाभार्थक संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या रहेगा कि निर्माण खाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। जो निर्माणी संस्थाएं हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग संस्थाएं जहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। लाभानी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और उसके बाद जो आपका पेशेवर या अव्यापारिक संस्था, प्रोफेशनल या फिर नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ क्या बनता है, वहाँ पर आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, पेमेंट रिसिप्ट अकाउंट बनता है और जनरल बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे डायरेक्टली कि निर्माणी संस्थाओं में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, तो आपको वहाँ पर क्लियरली पता होगा। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इसमें फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या बनाना है या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पर आपका विश्लेषण एवं निर्वचन आ जाता है, एनालिसिस एंड सिलेक्शन आ जाता है, जिसमें कि निर्वचन इंटरप्रिटेशन करते हैं यहाँ पर हम।
इसमें क्या किया जाएगा मेनली कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, उसका निरीक्षण करके व्यवसाय की वित्तीय क्षमता, प्रगति, उपार्जन क्षमता का पता लगाया जाता है। यहाँ पर क्या रहेगा कि जो भी हमने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे उनको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सके कि जो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं वो आगे किस तरह के हैं या आगे क्या क्या उनसे निर्णय हमको डिसीजन लेने हैं उसके बेसिस पर। और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट वाला स्टेप जो आता है तो वहाँ पर संवहन हो जाता है, वहाँ पर संप्रेषण हो जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि जो अभी हमने आंकड़े बनाए हैं, आंकड़े रखे हैं, उनका कम्युनिकेशन होता है, जो लास्ट स्टेप आपका हो जाता है, इसको संवहन भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर कि आखिरी अंतिम चरण क्या होता है, तो कम्युनिकेशन या फिर संवहन होता है आंकड़ों का। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विश्लेषण नियोजन में क्या चीजें आ रही हैं या क्या चीज आती है, तो यहाँ पर विश्लेषण रचना के लिए अनेक लेखांकन अनुपातों विवरणों का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके इसमें फिफ्थ वाले में ही है ये वाला पॉइंट कि क्या चीजें इसमें आएंगी। तो आप रेशो एनालिसिस निकालते हैं, बैकग्राउंड एनालिसिस निकालते हैं, या फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं आप, या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, रिपोर्ट होती है तैयार करते हैं, वो सब आ जाता है ये जो फिफ्थ स्टेप में आपका एनालिसिस वगैरह जो कर रहे हैं उसमें। तो ये आपके मेन था कि क्या चरण होते हैं या किस तरह से बनाया जाता है या इसको हम निकालते हैं या अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम पूरा करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट वाला कि क्या होते हैं अकाउंट्स के टाइप, जो कि बहुत ईजी है, आप लोगों को पता ही है सबको कि 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, व्यक्तिगत खाता, वार्षिक खाता और नाम मात्र का खाता। अब यहाँ पर कैसे एंट्री की जाती है, बहुत ही सिंपल सा, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, जो रूल्स होते हैं आप अकाउंटिंग के, लेकिन एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, जैसे कि आगे किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बने तो वहाँ पर हमें वो चीज आती है। तो पहला पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत खाता, प्राप्तकर्ता को डेबिट तथा दाता को क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये मेन यहाँ पर एंट्री करने का यही वाला रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला ये वाला रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें वार्षिक खाता, आगम को डेबिट तथा निगम को क्रेडिट, यानी कि जो भी एसेट आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, डेबिट वर्ड फ्रॉम एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो भी जा रही होगी एसेट वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें नाम मात्र का, यानी कि नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या रहता है, व्यय हानि को डेबिट किया जाता है, आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। क्या करेंगे डेबिट, हम जो भी लॉसेज होंगे हमारे या फिर जो एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारे गेन्स या फिर इनकम्स हो रही हैं वो सब हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये 3 मेनली आपके हो जाएंगे जो कि रूल्स होते हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वो कौन से अकाउंट है। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन आए, DSSB का देख लीजिए या यूपी टीजीटी पीजीटी देख लीजिए, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर द नेम्स ऑफ सम अकाउंट्स एंड देयर टाइप्स आर गिवन बिलो, तो कुछ खातों के नाम, पहला क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये रियल अकाउंट है, वार्षिक खाता है, क्योंकि गुड्स जो है वो आपके एसेट्स होते हैं, किस तरह के एसेट्स होते हैं, करेंट एसेट्स होते हैं। फिर आ जाता है कैपिटल अकाउंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। रेंट अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन की अगर हम बात करें कि जो प्राप्त किया गया है अगर कमीशन, तो नॉमिनल अकाउंट में आप किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि अग्रिम रूप से जो भुगतान किया गया है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, पहले से ही आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं प्रीपेड इंटरेस्ट पेड हो जाएगा, यानी कि पहले से पेड किया गया। तो किसी भी अकाउंट के आगे अगर प्रीपेड या आपका आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो ये पर्सनल हो जाएगा। फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, रियल अकाउंट हो जाएगा। मशीनरी एक एसेट है, रियल अकाउंट हो जाएगा। बीमा, इंश्योरेंस क्या किया, अव्यतीत अवधि, अनएक्सपायर्ड पीरियड का है, तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये जैसे कि ये वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। अग्रिम रूप से भुगतान वेतन, अग्रिम शब्द जुड़ा है, एडवांस है, सीधे सीधे पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्टली ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको वहां पर सीधे सीधे आंसर दे देना है। आपको 2 मार्क्स, जो 1 नंबर जितने का भी आपका एग्जाम होगा मार्क्स का होगा, पूरे पूरे मिल जाने, आप आपको सोचना नहीं है ज्यादा। फिर है अनुज्ञेय कटौती या छूट खाता, अलाउबल डिडक्शन और डिस्काउंट अकाउंट, नॉमिनल हो जाता है। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट होगा। गवर्नमेंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। ट्रेडमार्क, आपकी एक ट्रेडमार्क भी क्या होती है, ये आपकी अमूर्त संपत्ति होती है, इंटेंगिबल एसेट होती है, तो ये आपका रियल अकाउंट है।
कैश अकाउंट, कैश भी क्या है आपकी एसेट होती है, करंट एसेट होती है, रियल अकाउंट में आएगा। किसी व्यक्ति का खाता रमेश अकाउंट है तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो ये कुछ आपके बेसिक्स थे जहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे। इससे अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैसे कि ट्रेडमार्क है, इसी तरह गुडविल पूछ लिया जाता है, तो गुडविल भी अगर कहें हम तो कौन सा अकाउंट हो जाता है, गुडविल भी आपकी एसेट होती है, इंटैंगिबल एसेट है, तो ये भी क्या हो जाता है, रियल अकाउंट ही होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इजी सा है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है जिसमें कि हमने पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, या कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे जर्नल के बारे में, लेजर के बारे में और कैश बुक के बारे में। एक ही वीडियो में सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे कि क्लियर हो जाए आपको कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन आपको रेगुलर वीडियोस मिलती हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।